क्या भारत बांग्लादेश में पाकिस्तान और चीन की चाल को फेल करने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा इंडिया आउट का कैंपेन चलाया जा रहा हो, हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हों और सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस खुलेआम पाकिस्तान और चीन की बोली बोल रहे हैं। ठीक इसी नफरत भरे माहौल में भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर बांग्लादेश पहुंचते हैं। पर क्या भारत अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ समझौता कर रहा है, या फिर बांग्लादेश में 2026 में होने वाले चुनाव से पहले भारत की कोई ऐसी चाणक्य नीति है जिसे पाकिस्तान और चीन समझ नहीं पा रहे हैं? आखिर क्यों भारत को उसी पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है जो कभी भारत की कट्टर विरोधी हुआ करती थी? और इस तस्वीर का सच क्या है जिसे मोहम्मद यूनुस ने वायरल करके भारत को चिढ़ाने की कोशिश की है? क्या एस जयशंकर ने यूनुस को तवज्जो नहीं दी इसीलिए वायरल किया, या फिर कोई और कारण है? चलिए समझते हैं। 30 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया। वो लगभग 80 वर्ष की थी। उनके निधन पर भारत चुप रह सकता था, या फिर एक ट्वीट कर सकता था, या फिर अपने उच्चायुक्त को भेज सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर अपने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को ढाका भेजा। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह यात्रा तब हुई जब बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जयशंकर वहां सिर्फ शोक जताने नहीं गए थे, उन्होंने वहां मुलाकात की थी तारिक रहमान से। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे हैं और बीएनएस के पार्टी के एक्टिव चेयरमैन हैं। याद रखिए, ये वही तारिक रहमान हैं जो पिछले 17 साल से निर्वासन में थे और अपनी मां की मौत से ठीक 5 दिन पहले यानी 25 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश लौटे थे। उनके लौटने पर बांग्लादेश के लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर खुद एक पत्र लेटर ऑफ कंडोलेंस भेजा, जिसे जयशंकर ने तारिक रहमान को सौंपा। सवाल यह है कि भारत जो हमेशा शेख हसीना और अवामी लीग का समर्थक माना जाता था, अचानक बीएनएस और तारिक रहमान को इतना महत्व क्यों दे रहा है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। खालिदा जिया बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रही हैं, 1991 से लेकर 1996 तक और 2001 से लेकर 2006 तक। उनका दूसरा कार्यकाल भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा था, क्योंकि उन्होंने उस समय पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उग्रवादियों को बांग्लादेश में पनाह दी थी। खालिदा जिया की सरकार ने जमात ए इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों के साथ गठबंधन किया था, जो खुलेआम एंटी इंडिया और एंटी हिंदू एजेंडा चलाते थे। तो अब भारत उसी पार्टी के साथ क्यों मिल रहा है? एक्सपर्ट मानते हैं कि यह भारत की यथार्थवादी नीति है, क्योंकि फरवरी 2026 में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं और शेख हसीना अपना देश पहले ही छोड़कर हमारे भारत देश में है। उनकी पार्टी अवामी लीग पूरी तरह से बिखर चुकी है। मैदान में अब 2 ही ताकतें बची हैं। पहले मोहम्मद यूनुस जो फिलहाल चीफ एडवाइजर हैं और जमात ए इस्लामी पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बेहद करीबी हैं। दूसरे हैं बीएनएस पार्टी के तारिक रहमान, जो भले ही ऐतिहासिक रूप से भारत विरोधी रहे हों, लेकिन यूनुस की तुलना में एक राजनीतिक पार्टी है जिसके साथ डील की जा सकती है। भारत के पास 2 विकल्प थे, यूनुस और जमात का पूरा कब्जा होने दें या फिर बीएनएस के साथ रिश्ते सुधारकर भविष्य के लिए एक रास्ता खोले। भारत तारिक रहमान में भविष्य का प्रधानमंत्री देख रहा है, इसीलिए भारत तारिक रहमान को तवज्जो दे रहा है। खालिदा जिया के निधन के साथ ही बांग्लादेश की राजनीति का सबसे लंबा अध्याय बैटल ऑफ बेगम हमेशा के लिए खत्म हो गया है। 22 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और जिया उल रहमान की विधवा खालिदा जिया के बीच घूमती रही। जिया उल रहमान पर ही शेख मुजीबुर रहमान यानी शेख हसीना के पिता की हत्या का आरोप था और फिर जिया उल रहमान की भी हत्या कर दी गई। खालिदा जिया ने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेल गईं और अंत में 10 साल की सजा और बीमारी से जूझते हुए दुनिया को छोड़ दिया। उनके जाने के बाद अब विरासत तारिक रहमान के हाथ में है। तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह अपनी मां की एंटी इंडिया इमेज से बाहर निकल पाएंगे, या फिर 2012 में जब खालिदा जिया विपक्ष में थी तब वो भारत आई और उन्होंने कहा था कि हम पुराने गिले शिकवे मिटाने चाहते हैं। शायद जयशंकर इसी यात्रा को पुराने धागे से फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह यात्रा इतनी भी आसान नहीं रही, क्योंकि बांग्लादेश की कमान संभाल रहे यूनुस ने इस मौके का फायदा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की। जब जयशंकर ढाका पहुंचे, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। प्रोटोकॉल के तहत एस जयशंकर ने उनसे हाथ मिलाया।
हाथ क्यों मिलाया ये तो जयशंकर या विदेश नीति की समझ रखने वाले विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। एक विशेषज्ञ का कहना है कि अपने दुश्मन से भी शिष्टाचार से व्यवहार करना आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। वजह जो भी हो, इसका फायदा मोहम्मद यूनुस ने उठाया, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर जयशंकर और पाकिस्तानी स्पीकर के हाथ मिलाते हुए तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। इसके पीछे यूनुस का मकसद साफ था, भारत में कंट्रोवर्सी खड़ी करना। आप सोचिए, जिस देश के खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तानियों से हाथ मिलाने से कतराते हैं, वहां के विदेश मंत्री का पाकिस्तानी नेता से हाथ मिलाना सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का विषय बन गया। लोग पूछने लगे, क्या हम ऑपरेशन सिंदूर को भुला गए हैं? क्या हम पहलगाम हमलों को भुला दिए हैं? पाकिस्तानी मीडिया ने इसे ऐसे दिखाया, देखो अब भारत नरम पड़ रहा है। लेकिन असल में यह यूनुस की ही चाल थी, ताकि भारत और बीएनएस की मीटिंग से ध्यान भटकाया जा सके। जयशंकर वहां यूनुस से कोई द्विपक्षीय वार्ता करने नहीं गए थे, बल्कि सिर्फ श्रद्धांजलि देने गए थे। इसीलिए उन्होंने यूनुस को ज्यादा भाव नहीं दिया। लेकिन अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखेगा। सिर्फ शेख हसीना के भरोसे रहना भारत की गलती थी और अब भारत उस गलती को सुधार रहा है। बांग्लादेश के उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर ने इस यात्रा को रिश्ते का नया अध्याय बताया, यानी कि बांग्लादेश और भारत का न्यू चैप्टर बताया। आने वाला वक्त ही बताएगा कि तारिक रहमान भारत के लिए एक बेहद पड़ोसी साबित होंगे या फिर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव उन पर हावी रहेगा। लेकिन फिलहाल भारत ने दुश्मन के घर में जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।